Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today we will be discussing what happens when two dissimilar diseases meets. दो dissimilar diseases जब एक organism में meet करती हैं तो उसका क्या effect होता है organism में, ये हम 4 cases की help से आज समझेंगे. But before we move on with today's lecture, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. What happens when two dissimilar diseases meets? अब dissimilar diseases हैं तो कोई strong हो सकती है, कोई weak हो सकती है, तो उसके basis पे किस तरीके से cases differ करते हैं हम उन्हें इन cases की help से समझेंगे. If the two dissimilar diseases meeting together in human being be of equal strength, ये हमारा first case है कि अगर जो दो dissimilar diseases meet कर रही हैं एक human being में वो equal strength की हैं या फिर still more if the older one be the stronger, जो बाद वाली disease आई है वो अगर stronger है, the new disease will be repelled by the old one from the body and not allowed to affect it. तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि older one stronger है इसीलिए वो क्या करेगी? न्यू डिजीज को रिपेल कर देगी और बॉडी को उस न्यू डिजीज से इफेक्ट होने नहीं देगी. ये हमारा फर्स्ट केस था. अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. Now, suppose a patient is suffering from a severe chronic disease. He or she will not be infected by moderate autumnal dysentery or other epidemic disease. अगर कोई ऑलरेडी एक बहुत ही सीवियर क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है तो उससे ऑटमनल डिसेंट्री या फिर किसी भी एपिडेमिक डिजीज से वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें फिर से फर्स्ट केस को याद करना है कि जो ओल्डर स्ट्रॉन्गर डिजीज है वो न्यू वीकर डिजीज को रिपेल कर देगी. इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. द प्लेग ऑफ द लेवेंट according to Larry does not break out where scurvy is prevalent. जिस ह्यूमन बीइंग में स्कर्वी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें प्लेग इफेक्ट उस पर्सन को नहीं करेगी एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा आर नॉट अफेक्टेड बाय इट. और जो पर्सन ऑलरेडी एक्जिमा से सफर करते रहेंगे वो भी उनसे इफेक्ट नहीं होंगे. तो यहाँ पे क्या है ये ऑब्जर्वेशन? अकॉर्डिंग टू लैरी जो पर्सन है जिसमें ऑलरेडी स्कर्वी प्रिवेलेंट है वो प्लेग से इफेक्ट नहीं होंगे और जो एक्जिमा से सफर कर रहे हैं वो भी इफेक्ट नहीं होंगे. केस 2. इफ द न्यू डिसिमिलर डिजीज इज स्ट्रॉन्गर. इन द प्रीवियस केस जो नई डिजीज थी वो वीकर थी, बट इस केस में जो नई डिजीज है डिसिमिलर डिजीज वो स्ट्रॉन्गर है. In this case, the disease under which the patient is originally labored, being the weaker, will be kept back and suspended by the accession of the stronger one until the latter shall have run its course or been cured, and then the old one reappears uncured. ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अगर कोई नई डिजीज जो डिसिमिलर डिजीज है वो स्ट्रॉन्गर आ गई तो वो उस पर्सन को इफेक्ट कर जाएगी जिसमें ऑलरेडी एक वीकर डिजीज प्रेजेंट है और वो वीकर डिजीज कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगी और उसके सिम्टम्स भी नहीं दिखेंगे. लेकिन जब ये जो न्यू या फिर डिसिमिलर स्ट्रॉन्गर डिसिमिलर डिजीज जो आई थी उस पर्सन में, जब वो अपना जो टाइम पीरियड है जो उसका कोर्स है उसको कंप्लीट करके अपने सिम्टम्स देने के बाद जब क्योर हो जाएगी या फिर अपना कोर्स कंप्लीट कर देगी, उसके बाद जो पुरानी जो वीकर डिजीज है वो रीअपियर होगी और अपने सिम्टम्स के साथ अनक्योर्ड सिम्टम्स के साथ वो फिर से प्रेजेंट हो जाएगी. अब हम इस केस को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Now, 2 children affected with a kind of epilepsy remain free from epileptic attacks after the infection with ringworm.
But as soon as the eruption on the head was gone, the epilepsy returned just as before. 2 बच्चे थे ऐसे जो एपिलेप्टिक स्पाज्म या फिर एपिलेप्टिक अटैक से सफर कर रहे थे, लेकिन जब उनमें रिंग वर्म या फिर टीनिया पेडिस का इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में क्या हुआ, वो उनको जो एपिलेप्टिक अटैक्स थे वो आना बंद हो गए, और वो जो इरप्शंस थे रिंगवर्म के जब वो हेड रीजन से हटे तो वो फिर से एपिलेप्टिक अटैक जो थी, एपिलेप्सी थी उनकी, वो पिछले जैसे पहले प्रेजेंट थी वैसे ही वापस आ गई। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल, इससे और क्लियर हो जाएगा। द पल्मोनरी thesis remained stationary when the patient was attacked by a violent typhus, but went on again after the latter had run its course. Pulmonary thesis, that means inflammation of pulmonary veins, ठीक है, या फिर veins of the lungs। तो क्या हुआ, लंग की वेन का जो इन्फ्लेमेशन था वो कुछ दिनों के लिए रुक गया जब पेशेंट को वायलेंट टाइफस, दैट मीन्स साल्मोनेला टाइफी का अटैक हो गया। और क्या हुआ, उस टाइम वायलेंट जो टाइफस का अटैक था उससे, उसके होने की वजह से जो पल्मोनरी थिसिस थी वो कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो गई, स्टेशनरी हो गई, लेकिन वो फिर से इफेक्ट में आ गई जब ये वायलेंट टाइफस का कोर्स खत्म हो गया और पेशेंट की बॉडी से ये क्योर होके या फिर ये इरेडिकेट हो गई, इसका कोर्स खत्म हो गया, तो वो जो पल्मोनरी थिसिस थी वो फिर से वापस आ गई। Now here we have the third case. If the new diseases, after having long acted on the organism at length, joins the old one. अगर बॉडी में कोई डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो क्या कर रही है, वो नई डिसिमिलर डिजीज के साथ ज्वाइन कर जा रही है एंड फॉर्म्स विथ इट अ कॉम्प्लेक्स डिजीज। अब दोनों डिजीज मिलके क्या कर रही हैं, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन कर दे रही हैं, सो दैट each of them occupies a particular locality in the organism। और अब वो क्या कर रही है, वो ऑर्गेनिज्म में एक साथ कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्म लेके एक पर्टिकुलर जगह को, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को क्या कर ले रही है, ऑक्यूपाई कर ले रही है। नेमली द ऑर्गन्स पेक्यूलियरिटी adapted for it and as it were only the place specially belonging to it। और वो पेक्यूलियर जगह, वो कोई भी पेक्यूलियर ऑर्गन हो सकता है, वो उसे अफेक्ट कर दे रही हैं, उन्हें ऑक्यूपाई कर दे रही हैं, while it leaves the rest to the other diseases that is dissimilar to it। Thus, a syphilitic patient may become sordid and vice versa। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सपोज एक नई डिसिमिलर डिजीज आई जो कि बॉडी में जो डिजीज पहले से प्रेजेंट है वो उसके साथ ज्वाइन हो गई और उसने एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्म ले लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स डिजीज एक किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर क्या करेगी, अपना इफेक्ट डालेगी, उसको ऑक्यूपाई करेगी और वो पूरी बॉडी, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, वो दूसरी डिजीजेस को इफेक्ट करने के लिए छोड़ देती है, बट वो एक ही ऑर्गन को, वो कॉम्प्लेक्स डिजीज बहुत ही सीवियरली इफेक्ट करेगी। अब क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डिजीज है, उसको क्योर करना ऑलरेडी मुश्किल है, और क्योंकि उसने सिर्फ स्पेसिफिकली एक ऑर्गन को इफेक्ट किया है, तो वो उसे नॉर्मली जितना डैमेज करती उससे ज्यादा डैमेज करेगी, डिटीरियोरेट करेगी। और क्या लिखा है यहाँ पे, thus a syphilitic patient may become soric and vice versa। और कई बार ऐसा होता है कि जो सिफिलिटिक पेशेंट होता है वो सोरिक भी बन जाता है, या फिर जो सोरिक पेशेंट होता है उसमें सिफिलिटिक लाइक सिम्टम्स भी आने लगते हैं। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो एट फर्स्ट द वेनरल सिम्टम्स आर केप्ट इन अबेयंस एंड सस्पेंडेड व्हेन द सोरिक इरप्शन बिगिंस टू अपीयर। क्या हुआ, वेनरल सिम्टम्स जो थे, सिफिलिटिक सिम्टम्स जो थे, वो कुछ देर के लिए सस्पेंडेड हो गए और सोरिक इरप्शन क्या हुए, अपीयर होना शुरू हो गए। इन कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर एज द सिफिलिस इज at least as stronger as सोरा। अब क्योंकि सोरा और सिफिलिस एक
जितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, द टू जॉइंट्स टुगेदर, that is each involves those parts of the organism only which are most adapted for it, and the patient is thereby rendered more diseased and more difficult to cure. फ्रेंड्स, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि ऐसे केसेस में क्या होता है, ये दोनों मियाज्म, दोनों डिजीज एक साथ मिलकर इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्म ले लिया। और कॉम्प्लेक्स डिजीज क्या होती है? कॉम्प्लेक्स डिजीज वो होती है जिसमें एक से ज्यादा मियाज्म प्रेजेंट होते हैं। सोरा सिफिलिस हो सकता है एक साथ, सोरा साइकोसिस हो सकता है, या फिर तीनों मियाज्म कभी कभी एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इस एग्जाम्पल में सिफिलिस और सोरा एक साथ प्रेजेंट हो जाता है, उस ऑर्गेनिज्म के उस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से वो जो ऑर्गन है उसमें वो मोर डैमेज रेंडर करता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है वो ऑर्गन। और क्योंकि अब वो ज्यादा डैमेज हो चुका है, ज्यादा डिटीरियोरेट हो चुका है, तो अब वो डिजीज जो होती है कॉम्प्लेक्स डिजीज, वो क्योर करने के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। Here we have the fourth case, that what happens when two dissimilar acute infectious diseases meet. क्या होता है जब दो dissimilar acute infectious disease meet करते हैं, for example smallpox और measles. The one usually suspends the other. ऐसा होता है कि एक ज्यादातर दूसरे वाले को सस्पेंड कर देती है या फिर इरेडिकेट कर देती है, एक्सटिंग्विश करा देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखिए यहाँ लिखा है, yet there have also been severe epidemics of this kind where in rare cases two dissimilar acute diseases occurred simultaneously in one and the same body and for a short time combined as it were with each other. और कई बार सीवियर एपिडेमिक्स के केस में ये भी देखा गया है कि दो डिसिमिलर अक्यूट डिजीज एक ही टाइम में एक ही बॉडी में साइमल्टेनियसली अकर हो जाती हैं और वो एक साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज को फॉर्म करती है, या कई बार वो दोनों साइमल्टेनियसली अकर होके ही शॉर्ट टाइम के लिए, नो डाउट वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, बट फिर भी वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं। अब हम इस केस को अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, Cowpox runs its regular course along with measles and along with purpura. ये एग्जाम्पल है। देखिए इस एग्जाम्पल में तीन अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, काउपॉक्स, मीजल्स एंड पर्प्यूरा, और ये तीनों एक साथ, जैसे काउपॉक्स मीजल्स के साथ और काउपॉक्स पर्प्यूरा के साथ इसने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया है एक सिंगल इंडिविजुअल में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से दो डिसिमिलर अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीजेस एक साथ एक ऑर्गेनिज्म में साइमल्टेनियसली सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। For handwritten notes of pathology, Organon and Materia and daily dose of previous year AIAPGET questions, do follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed what happens when two dissimilar diseases meet. I hope this video was helpful. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And yes, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.